वंदे मातरम विद्यार्थियों। आज हम राजनीति विज्ञान की पाठ्य पुस्तक स्वतंत्र भारत में राजनीति भाग जो 2 है, इसके अध्याय 6 लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट, इससे संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस या वन लाइनर क्वेश्चंस 1 नंबर के या 2 नंबर के या रिक्त स्थानों की पूर्ति के रूप में जो पूछे जा सकते हैं, उन सभी संभावित प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। आशा करता हूँ ये प्रयास आपको पसंद आएगा और इस वीडियो को अपने कक्षा के साथियों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन्हें भी फायदा मिल सके। और सभी पार्टों के वीडियो मैंने इस चैनल पर अपलोड किए हुए हैं, जिसमें पार्ट का पूरा क्विक रिवीजन भी 10 या 15 सेकंड 12 सेकंड के अंदर अंदर करवाया गया है और लगभग सभी पार्टों से संबंधित जो भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस वन लाइनर है, उनके भी मैंने वीडियो अलग से बना रखे हैं, तो वो वीडियो आप जरूर देखें। तो आइए शुरू करते हैं। पहला हमारा जो प्रश्न है, जनता पार्टी के शासनकाल में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जनता पार्टी के शासन में काल में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका सही आंसर है मोरारजी देसाई। अगला हमारा प्रश्न है, श्रीमती इंदिरा गांधी ने भारत में आपातकाल की घोषणा कब की? आपातकाल से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं और जिसके कारण मैंने इस आपातकाल से संबंधित कुछ एक्स्ट्रा मैटर भी इसी वीडियो में शामिल किया है, वो भी आप आगे देखेंगे। तो प्रश्न है कि इंदिरा गांधी ने भारत में आपातकाल की घोषणा कब की? तो इसका आंसर है 25 जून 1975 को। आपातकाल की जो घोषणा है 25 जून 1975 को की गई थी। अगला हमारा प्रश्न है, भारत में प्रतिबद्ध नौकरशाही और प्रतिबद्ध न्यायपालिका की घोषणा को किसने जन्म दिया? भारत में प्रतिबद्ध नौकरशाही और प्रतिबद्ध न्यायपालिका की घोषणा को किसने जन्म दिया? प्रतिबद्ध नौकरशाही या न्यायपालिका का अर्थ हो गया कि ऐसी नौकरशाही या न्यायपालिका जो तत्कालीन जो उस समय की जो सरकार है उसके समर्थन में हो, यानी उसका कोई विरोध नहीं करे, उसकी नीतियों का समर्थन करे। तो इसकी शुरुआत किसने की थी? तो इसका आंसर है इंदिरा गांधी ने। अगला हमारा प्रश्न है, समग्र क्रांति के प्रतिपादक कौन थे? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न कंपटीशन की दृष्टि से और परीक्षा की दृष्टि से। समग्र क्रांति के जो प्रतिपादक थे वो जयप्रकाश नारायण थे। अगला हमारा प्रश्न है, चारू मजूमदार का संबंध किस आंदोलन से है? चारू मजूमदार, इनका संबंध किस आंदोलन से है? तो इसका आंसर है नक्सलवादी आंदोलन से। अगला प्रश्न है, आपातकाल के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न। आपातकाल आपको पता होगा 1975-77 था। उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी और राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद थे। तो आपातकाल के समय भारत के राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद। अगला हमारा प्रश्न है, शाह आयोग की स्थापना कब की गई? न्यायाधीश JC शाह की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया था, शाह आयोग। इसकी स्थापना कब की गई? तो 1977 में, यानी आपातकाल की समाप्ति के बाद में शाह आयोग की स्थापना की गई थी आपातकाल की जांच के लिए। तो इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, 1971 के चुनाव में कांग्रेस ने कौन सा नारा दिया? काफी प्रसिद्ध नारा था, इंपॉर्टेंट नारा है 1971 के चुनाव में, गरीबी हटाओ। इंदिरा गांधी के नेतृत्व में गरीबी हटाओ का नारा 1971 के चुनाव में दिया गया था। अगला प्रश्न है, आपातकाल का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? पॉलिटिकल साइंस का भी प्रश्न है और जीके का भी है। आपातकाल का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया? तो अनुच्छेद 352। आपातकाल का जो प्रावधान है अनुच्छेद 352 के तहत अंतर्गत किया गया है। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार आपातकाल की घोषणा कौन कर सकता है? तो इसका आंसर है भारत के जो राष्ट्रपति है वो आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, चौधरी चरण सिंह ने किस पार्टी की स्थापना की? चौधरी चरण सिंह का नाम आपने सुना होगा, भारत के प्रधानमंत्री रहे और ऐसे पहले या अंतिम एकमात्र प्रधानमंत्री रहे जिन्होंने लोकसभा का सामना नहीं किया। तो उन्होंने किस पार्टी की स्थापना की? आंसर है लोकदल। अगला हमारा प्रश्न है, बिहार आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? बिहार आंदोलन के प्रमुख नेता जयप्रकाश नारायण थे। अगला प्रश्न है, शाह आयोग का गठन किस लिए किया गया था? वैसे मैंने इसको पिछले प्रश्न में थोड़ा सा बता दिया था। शाह आयोग का जो गठन है 1977 में किया गया था, तो वो आपातकाल की जांच के लिए किया गया था। अगला हमारा प्रश्न है, देश के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? देश के प्रथम गैर कांग्रेसी, क्योंकि शुरुआत के जो 3 चुनाव हुए थे उसमें कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिला था, कांग्रेस के प्रभुत्व का जो दौर था, उसके बाद में पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी, उसके प्रधानमंत्री कौन थे? तो उसका आंसर है मोरारजी देसाई। अगला प्रश्न है, 1973 में किस न्यायाधीश को 3 वरिष्ठ न्यायाधीशों की अनदेखी करके भारत का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया था? यानी 1973 में जिस न्यायाधीश को नियुक्त किया गया था, उनसे 3 जो वरिष्ठ न्यायाधीश थे वो पहले उसके दावेदार थे मुख्य न्यायाधीश बनने के, लेकिन उनकी अनदेखी करके किसको भारत का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया था? तो इसका आंसर है न्यायाधीश A.N. रे को। A.N. रे जो न्यायाधीश थे उनको नियुक्त किया गया था। अगला प्रश्न है, केशवानंद भारती मुकदमे का निर्णय कब हुआ? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका आंसर है 1973 में। केशवानंद भारती जो वाद है, काफी प्रसिद्ध वाद है या मुद्दा है, 1973 में हुआ। अगला प्रश्न है, किस वाद में संविधान के मूल ढांचे की धारणा का जन्म हुआ?
तो संविधान के मूल ढांचे की जो धारणा का जन्म है वो केशवानंद भारतीवाद में हुआ। अगला प्रश्न है 1977 का चुनाव विपक्ष ने किस नारे के साथ लड़ा? यानी 1977 का जो चुनाव था उसमें विपक्ष का सबसे महत्वपूर्ण नारा क्या था? उसका नारा था लोकतंत्र बचाओ के नारे से, क्योंकि उस समय 1975 से 77 तक इंदिरा गांधी द्वारा आपातकाल की घोषणा की गई थी। तो उस दौरान जो विपक्ष का जो नारा था उस आपातकाल की घोषणा के बाद में जब चुनाव हो रहे थे तो वो नारा था लोकतंत्र बचाओ। अगला हमारा प्रश्न है 1974 की रेल हड़ताल के प्रमुख नेता कौन थे? 1974 की रेल हड़ताल के प्रमुख नेता जॉर्ज फर्नांडिस थे, जो बाद में भारत के रेल मंत्री भी रहे और केंद्रीय मंत्री भी रहे। तो 1974 की रेल हड़ताल के जो प्रमुख नेता थे वो जॉर्ज फर्नांडिस थे। अगला प्रश्न है बिहार आंदोलन का प्रमुख नारा क्या था? इंपॉर्टेंट नारा है। बिहार आंदोलन का प्रमुख नारा क्या था? तो उसका नारा था कि संपूर्ण क्रांति नारा है, भावी इतिहास हमारा है। बिहार का जो आंदोलन था उसका प्रमुख नारा था संपूर्ण क्रांति का नारा है, भावी इतिहास हमारा है। अगला प्रश्न है 1977 के चुनाव में जनता पार्टी को कुल कितनी सीटें प्राप्त हुई? तो आपको पता होगा कि इंदिरा गांधी की उस समय हार हुई थी और जनता पार्टी की सरकार बनी थी, प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी, तो जनता पार्टी को 295 सीटें प्राप्त हुई थी। अगला प्रश्न है आपातकाल के दौरान भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन पारित हुआ? आपातकाल के दौरान एक इम्पोर्टेंट संशोधन पारित हुआ था, वो संशोधन था 42वां संशोधन, 42 जो 42वां संशोधन था वो पारित हुआ था। अब 42वां संशोधन या आपातकाल से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपको बताना हूँ कि आपातकाल के दौरान यानी 3 जनवरी 1977 से ये 42वां संविधान संशोधन लागू किया गया था और जिसमें 3 नए शब्द जोड़े गए थे। पहला है समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता और अखंडता। इन 3 शब्दों को जोड़ा गया। इसके अलावा इसी जो संशोधन था 42वां, उसमें स्वर्ण सिंह समिति जो मुख्य न्यायाधीश रह चुके थे उनकी सिफारिश पे अनुशंसा पे 10 जो मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। और आपको बताओ जो बाद में एक मौलिक कर्तव्य और जोड़ा गया है जो शिक्षा 6 से 11 साल के बच्चों की शिक्षा से संबंधित है, अनिवार्य शिक्षा से संबंधित। इसमें 42वें संशोधन में अन्य में जो भी प्रावधान है उसमें शिक्षा, जीवन रक्षा, प्रशासन जैसे जो कई विषय थे उन पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र व राज्यों को दिया गया और इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, यानी लघु संविधान भी कहा जाता है, क्योंकि 42वें संविधान काफ़ी इंपॉर्टेंट था। 42वां संविधान संशोधन आपातकाल जो था वो इसका कार्य जो आपातकाल का जो टाइम पीरियड था वो था 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक था। यानी आपातकाल की घोषणा 25 जून 1975 को हुई थी और 21 मार्च 1977 तक ये आपातकाल रहा। उसके बाद में चुनाव हुए थे और चुनाव में प्रथम जो गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी, जिसका जिक्र पिछले प्रश्नों में आपने किया था। अगला हमारा प्रश्न है लोकनायक जयप्रकाश नारायण किस विचारधारा से संबंधित थे या प्रभावित थे? लोकनायक जयप्रकाश नारायण है वो गांधीवादी विचारधारा के साथ साथ समाजवाद और मार्क्सवाद से भी प्रभावित थे और समाजवादी जो व्यवस्था के कट्टर समर्थक थे। अगला हमारा प्रश्न है चारू मजुमदार कौन थे? चारू मजुमदार है वो एक कम्युनिस्ट क्रांतिकारी और नक्सलवादी आंदोलन के जनक थे। अगला हमारा प्रश्न है जनता के संसद मार्च का नेतृत्व किसने और कब किया? जनता के संसद मार्च का नेतृत्व 1975 में जयप्रकाश नारायण ने किया। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है 25 जून 1975 को दिल्ली के रामलीला मैदान में राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह की घोषणा किसने की? 25 जून 1975 को दिल्ली के रामलीला मैदान में राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह की घोषणा किसने की? तो इसका आंसर है जयप्रकाश नारायण ने। अगला हमारा प्रश्न है किस उच्च न्यायालय ने लोकसभा के लिए इंदिरा गांधी के निर्वाचन को अवैधानिक करार दिया था और जिसके कारण इंदिरा गांधी ने आपातकाल जैसी जो कार्रवाई की थी? तो काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उच्च न्यायालय वो था इलाहाबाद उच्च न्यायालय, उत्तर प्रदेश का इलाहाबाद उच्च न्यायालय, उसने इंदिरा गांधी का जो भी लोकसभा का निर्वाचन था उसको अवैधानिक घोषित कर दिया था। अगला हमारा प्रश्न है आपातकाल लागू करने का तात्कालिक कारण क्या था, यानी किस परिस्थिति के कारण आपातकाल लागू किया गया था? तो उस समय जो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी उनके लोकसभा के निर्वाचन को इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा अवैध घोषित कर दिया गया था और साथ ही विपक्षी दलों द्वारा उनसे इस्तीफे की या त्यागपत्र की मांग की थी और इन सभी कारणों से इंदिरा गांधी ने आपातकाल लागू करने का जो फैसला लिया। तो ये आपातकाल के तात्कालिक कारण थे। पहला कारण इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा इंदिरा गांधी के लोकसभा के निर्वाचन को अवैध घोषित करना और दूसरा विपक्षी दलों द्वारा उनके त्यागपत्र की मांग करना। अगला हमारा प्रश्न है प्राकृतिक चिकित्सा और निग्रह के प्रतिपादक कौन थे? प्राकृतिक चिकित्सा और निग्रह के प्रतिपादक कौन थे? तो वो थे पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई। अगला हमारा प्रश्न है प्रतिबद्ध न्यायपालिका से क्या आशय है? यानी इसी वीडियो के शुरुआत में अपन ने डिस्कस किया था कि प्रतिबद्ध न्यायपालिका और प्रतिबद्ध कार्यपालिका की जो जनक थी वो इंदिरा गांधी थी
अब इसका अर्थ क्या है, वैसे मैंने बताया था, अभी एक बार दोबारा इसको रिपीट कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। तो न्यायपालिका शासक दल और उसकी नीतियों के प्रति निष्ठावान रहे, यानी कि न्यायपालिका जो भी सरकार द्वारा बनाए गए कानून है उसका विरोध नहीं करे, ये धारणा है, वो प्रतिबद्ध न्यायपालिका कहलाती है। अगला हमारा प्रश्न है, इंदिरा इज इंडिया एंड इंडिया इज इंदिरा, ये नारा किसने दिया? इंपॉर्टेंट नारा था, इंदिरा इज इंडिया एंड इंडिया इज इंदिरा, ये नारा किसने दिया? तो इसका आंसर है देवकांत बरुआ ने। अगला प्रश्न है हमारा, जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया? तो जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न से 1998 में सम्मानित किया गया। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, दलविहीन प्रजातंत्र की अवधारणा किसकी है? यानी दलविहीन प्रजातंत्र की अवधारणा किसने दी? तो इसका आंसर भी है जयप्रकाश नारायण। तो इस तरीके से इस पार्ट के इंपॉर्टेंट जो प्रश्न, संभावित प्रश्न बन रहे थे, वो मैंने प्रयास किया इस वीडियो में शामिल करने का। और मुझे विश्वास है कि अगर ये सारे वीडियो आप शॉर्ट के वीडियो देख लेंगे तो आपके जो 80 में से 30 नंबर के जो प्रश्न हैं वो लगभग वे या तो वन वर्ड के रूप में या एक नंबर के प्रश्न के रूप में या रिक्त स्थानों के रूप में आएंगे। उनमें से लगभग आपके 100% सारे प्रश्न हैं इन वीडियो में अवश्य मिल जाएंगे। पिछली बार भी लगभग सारे के सारे प्रश्न मेरे वीडियो में से आए थे। तो आशा करता हूँ ये प्रयास आपको पसंद आएगा, और अभी या एक दो दिन में या मैं बहुत शीघ्र ही पूरी पाठ्यपुस्तक के एक वीडियो, जितने भी इंपॉर्टेंट जो वन वर्ड के प्रश्न बन रहे हैं उन सभी को एक ही वीडियो में कवर करने का प्रयास करूँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी ये वीडियो अपलोड हो तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप वीडियो को देख लें। और निश्चित रूप से लगभग ये मेरा विश्वास है कि 90% से ऊपर या लगभग 100% जो प्रश्न हैं, इन जो भी मैंने प्रश्न बनाए हुए हैं या बताए हुए हैं उनमें से ही आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।